Assalamu alaikum everyone. This is Haris Sanif from Tabanis School of Accountancy, ACCA faculty for paper PMAA and AAA. और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है यूशा अली हु स्कोर्ड 79 मार्क्स इन पेपर F5 PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये देखिए, ये इनका जो है रिजल्ट मैंने सामने डिस्प्ले किया हुआ है। दिस ही स्कोर्ड 79 मार्क्स इन पेपर PM। और F5 में 70s और 80s में जो स्कोर करना है, ये रियली एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा इनकी जर्नी भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि जो जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि ये पेपर मुश्किल है क्या है, यूशा से पूछते हैं। और ये माशाल्लाह कंसिस्टेंटली अच्छे स्टूडेंट है, अच्छी इनकी स्कोरिंग रही है। सो लेट्स वेलकम यूशा। यूशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यूशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यूशा बहुत अच्छा स्कोर किया पेपर F5 में। अच्छा, इस बच्चे का जो रिजल्ट है वो मार्च 23 का रिजल्ट है, और किसी टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इंटरव्यूज पहले कर नहीं सका, तो अभी हमने जो ये इंटरव्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो इट डजेंट मैटर कि इसने मार्च में पेपर दिया, जून में पेपर दिया, इट मैटर्स कि इसने F5 का पेपर 70s में क्लियर किया, 79 में, 79 मार्क्स के साथ, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज। तो युषा, आप सबसे पहले मुझे ये बता दें, सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर गुड मार्क्स फॉर पेपर F5। थैंक यू। और यू वेलकम। अच्छा युषा, जरा F5 के बारे में जनरलाइज व्यूज अपने जरा बताइए, क्या हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर F5 लेक्चर्स? किस तरीके से आपने F5 के लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे? आई मीन आपने किस तरीके से पढ़ा था लेक्चर से, एग्जाम किट और ये तमाम चीजें, थोड़ा सा जरा ब्रीफ ओवरव्यू बताएं अपने स्टडी पैटर्न का F5 से रिलेटेड। तो ये पैटर्न जो मेरा नॉलेज मॉड्यूल से एफडी से चलता हुआ आ रहा है, वही मेरा स्किल्स के अंदर है और एफ में भी मेरा वही है। बाकी मैं क्लासेस लेता था। क्लासेस लेने के बाद मेरे को उसके उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की प्रिपरेशन करता था मैं। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है तो पूरे सी की जर्नी में, कि आपके टीचर या आपके जो फैसिलिटेटर हैं, आप उनकी टिप्स को लाजमी फॉलो करें। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों का आप माने, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और वो आपको जो भी टिप्स देते हैं या आपको जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, आपके भले के लिए होती है, प्योरली सिर्फ आपके भले के लिए होती है। तो अपने टीचर्स की गाइडेंस को लाजमी फॉलो करें। मैं जितना हो सकता था लाजमी फॉलो करता था और फॉलो करने की कोशिश करता था लाजमी, कि टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करें। बाकी ये है कि स्टडी के लिए टाइम मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो F5 के लिए आप टाइम मैनेज करो। और दूसरी चीज़, किसी भी पेपर की के रीमट से आप घबराओ मत। F5 के बारे में, ऑडिट के बारे में, इन दो पेपर के बारे में में बहुत रीमट होते हैं कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट पेपर है। किसी चीज़ को डिफिकल्ट, कोई चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट कब होती है, जब उसे डिफिकल्ट आप समझ लेते हो। तो F5 को डिफिकल्ट नहीं समझो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिस आपके यहाँ स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी जाके आप F5 में अच्छी गिरफ्त कर पाओगे। या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गिरफ्त कुछ खास होती है, मगर F5 में फिर भी वो अच्छा स्कोर कर देते हैं। तो बेसिस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और फैसिलिटेटर्स की बात आप माने अपने, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए। स्टडी टेक्स्ट को जो सा भी आप प्रेफर करें, मैं तो भी मैंने चूज किया था, लेकिन जो सा भी आपका स्टडी टेक्स्ट हो, उसको सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको समझना भी है। तो मैं ये करता था, और रीड और ट्रिक्स आपको समझने में दोनों जरा फॉलो करनी फर्क बता दें कि रीडिंग और समझने में क्या चीज होती है, मतलब आपने कहा ना रीड नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि रीड नहीं करना, समझना है। इसके चाहिए। बारे में जरा बच्चों को बताइए, वो कहते हैं बुक पढ़ ली हमने। देखिए, एक लाइन लिखी हुई होती है, आपको सिर्फ उस लाइन को पढ़ना नहीं होता है कि आपने लाइन पढ़ ली, आपने लाइन पढ़ ली, या पैराग्राफ हो गया, आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया। आपने उसको समझना भी है, उसमें बातें क्या की जा रही हैं, कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ जा रहा है, लिखा क्या है, उसको समझना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको इंटरप्रिटेट करना है आपने। तो ये कॉन्सेप्ट रीड करने में और टेक्स्ट रीड करने में बहुत फर्क होता है। आपने समझना है। वही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने चले ठीक, क्वालिटी पे फोकस ये करना है, आपने बहुत क्वांटिटी सी पे बात नहीं। की, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पेपर F5 के बारे में इतनी ज्यादा हाइप या रूमर्स क्यों है, कि ये मतलब क्या है पेपर, कोई बला है, कोई कोई बहुत बड़ी कोई अजीब सी चीज है, या लोगों से हो नहीं रही, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि मैं अपनी क्लास में तो अपने अंदाज में तो बच्चों को फर्क जो है वो बता देता हूँ कि बच्चों को F7 मुश्किल आसान क्यों लगता है, F5 मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि उसमें रूल्स हैं, यहाँ पर थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बारे में जरा बच्चों को बताएं कि अपना जो मेच्योरिटी लेवल है
क्योंकि आपने बहुत अच्छी स्कोरिंग की है ना, इसलिए मैं जरा पूछ रहा हूँ कि एज एन स्टूडेंट आपने इसको किस तरीके से एक्सपीरियंस लेते हुए चले थे आप? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई या F5 हो गई, ये ऐसे पेपर थे जो मुझे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। मुझे मुझे बहुत ही दिलचस्प पेपर लगते हैं ये इन सब वाले तो अ, ये है कि मैंने रीमर्स फीस के बारे में सुने थे, मगर मैंने रीमर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। जब मैंने खुद F5 पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा। और जब किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी बढ़ती है तो आपको समझ में भी आने लगती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको प्रायोरिटाइज भी करते हो, क्या नहीं मुझे इसके लिए टाइम मैनेज करना है, मुझे इसके लिए टाइम निकालना है। तो F5 के बारे में आपने काफ़ी बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हो कि वो र्यूमर्स क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, उनके र्यूमर्स का आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोकस नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि F5 थोड़ा डिफरेंट पेपर है, जैसे लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आपके पास F6 या F3 की तरह फैमिली रूल्स नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने उन्हें फॉलो करना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि यार जनरली क्या होता है, हम्म। जनरली ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से कैलकुलेशन होती हैं। कैलकुलेशन में बच्चे घबरा जाते हैं। और थ्योरी थ्योरी बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है, फाइव की या टू की। तो खैर दोनों पेपर में काफ़ी जो है सिमिलैरिटीज है जैसा है। तो आपने जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सीखना, और एक एक जनरल बातें सीखनी है आपने कि यार असल जिंदगी में भी तो ऐसा होता है, असल में भी तो ऐसा होता है। और ये कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसके बारे में टीचर छोड़ दें, बुक छोड़ दें। अगर आपको बुक से भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको टीचर से भी समझ में आप छोड़ दें, आप इंटरनेट पे खुद उसके बारे में सर्च करें। एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है F5 में, थ्रूपुट अकाउंटिंग। वो वो जो है ना उसके टेक्निकल आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने से पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग मुझे समझ में नहीं, मतलब मुनासिब समझ में आ गई थी, मगर इतनी खास समझ में नहीं आई थी। मगर टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे पता चला वो थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक नॉवल से लिया गया है। एक राइटर ने नॉवल की शेप में अपनी बुक लॉन्च करी, और उस बुक में थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया उस राइटर ने। तो हम्म। वो नॉवल जो है, वो नॉवल इंग्लिश में है, मगर वो नॉवल उर्दू ट्रांसलेशन में यूट्यूब पे भी मौजूद है। मैंने सुनना चाहा था मगर 5 घंटे की रिकॉर्डिंग में सुन नहीं पाता। तो बड़े इंटरेस्टिंग नॉवल है, और कैसे थ्रूपुट अकाउंटिंग उसने जो है उसको फाउंड किया था, उसको बनाया था। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, थोड़ी सी स्टोरी जो है डिस्क्राइब की गई है टेक्निकल आर्टिकल में भी। तो ये हम्म। कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लोगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि आपको आसान अल्फाज में समझा देगा, या आपको पता लग जाएगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में। जब आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आने लगता है ना, स्पेशली चीज मेरे साथ है, आपको जो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आने लगता है तो आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। फिर आप और सी छानबीन करते हो, और उसके बारे में अपना जानने की कोशिश करते हो, फिर आपको उस सब्जेक्ट में मजा आने लगता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इंटरेस्टिंग चीजें, लेकिन ये जो टेक्निकल आर्टिकल्स तो जाहिर सी बात है तमाम बच्चों को पढ़ने चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई रिकॉर्डिंग्स या कुछ चीजें, तो मैं ये समझता हूँ ये अगर बच्चे के पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो ले लेना चाहिए। जैसे आपने भी वो 5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी थी। अच्छा, ये मुझे बताओ युषा कि टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने से कोई फायदा नजर आ जाता है? इसे टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने से बिल्कुल बहुत फायदा है, क्योंकि आपके स्टडी टेक्स्ट में चीज़ें वाकई में बहुत डिटेल में बताई गई हैं, लेकिन टेक्निकल आर्टिकल्स में चीज़ों को समराइज किया गया, और समराइज भी इस अंदाज में किया गया है कि बच्चे को बहुत ही आसान अल्फाज में समराइज करके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए गए टेक्निकल आर्टिकल्स में। मैं कोशिश करता हूँ हर सब्जेक्ट में, जो भी मैं पढ़ रहा होता हूँ हर सब्जेक्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल आर्टिकल्स पढूं, क्योंकि उससे रिवीजन भी हो जाता है। और एग्जामिनर रिपोर्ट भी करो, क्योंकि एग्जामिनर रिपोर्ट जब आप करते हो या मॉक्स जब आप देते हो तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपके पास इसलिए कि मल्टीपल टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे तो आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम की। दूसरी चीज़ ये कि एग्जामिनर रिपोर्ट में जो MCQs या OT के आपको दिए होते हैं F5 में भी, और सर आप वेबिनार से भी करवाते हो, तो वो डिफिकल्ट होते हैं। एग्जामिनर उनको उन डिफिकल्ट MCQs को OT को पिक करके आपको एग्जामिनर रिपोर्ट में देते, तो वो आपको सॉल्व भी करने चाहिए और पढ़ने भी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और हम्म। एग्जामिनर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और एग्जामिनर तो रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए जो एग्जामिनर के कमेंट्स हैं। जी हाँ, वो भी कमेंट्स में पढ़ने चाहिए। और जो मैं लास्ट में एग्जामिनर रिपोर्ट से जो एमसीक्यू सेशन करवाता हूँ, वो हेल्पफुल रहते हैं लास्ट में। जी सर, वो बिल्कुल हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हम्म। एग्जामिनर रिपोर्ट बच्चा खुद कर लेता है, एग्जामिनर के कमेंट भी पढ़ लेता है, मगर
जब कुछ टीचर सामने बैठ के उन्हें सॉल्व करवा रहा होता तो बच्चे के पास फैसिलिटी होती है कि वो पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है। अच्छा, दूसरी मुझे तो बात ये बताओ कि आपका जो स्टडी पैटर्न था, 3-4 पेपर जमा करके पढ़ने, जो अमूमन एक बच्चों की प्रैक्टिस होती है, जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा ये है, हम कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, परसों से शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ एलिमेंट रहा था या आप रोज का रोज या टॉपिक बाय टॉपिक करते थे? तुम्हारी क्या प्रैक्टिस थी, मैं सिर्फ ये सुनना चाहूँ। मेरी प्रैक्टिस, मेरा जो पैटर्न था वो बिल्कुल जो आपका पैटर्न था वही मेरा पैटर्न था कि मैंने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स थे मैंने पहले वो कवर कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने आई थिंक मैंने फिर बजटिंग किया था, देन मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, तो मैंने हाँ। F5 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये मेरा स्टडी पैटर्न। अच्छा, मुझे ये बताओ, एमसीक्यूज आपने एक कैपलन की किट से की थी या दोनों किट से की थी, या जितना कुछ मैंने कराया था या सब आपने किया था? मतलब क्या एमसीक्यूज क्या वाले, एमसीक्यूज और केस होती उसको एक ही पेज पे रहते हुए बताओ। एमसीक्यू केस होती थी उसके बारे में जो मैंने किया था, बोथ किट्स, दोनों किट्स, बीस के प्लान दोनों किट्स। और मैं यही हाँ। रिकमेंड भी करता हूँ कि आपको दोनों किट करनी चाहिए। बच्चे स्किल्स को छोड़ें, बच्चे एफडी में भी एक किट करके बोलते हैं यार टाइम नहीं है अब हम पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम क्यों ऑन नहीं है? डिमांड टाइम टाइम एग्जाम है। क्यों नहीं है? टाइम क्यों नहीं है? एग्जाम किट करने का टाइम क्यों नहीं है? फीस पे कर दी है, टाइम है, मतलब टाइम क्यों नहीं है? उसमें क्या बच्चों की लैकिंग रहती है? देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे देख रहे सर हैं, हमें मकसद पता है क्या है? मकसद है किसी की जर्नी से सीखना, किसी की अच्छी एग्जाम्पल्स को फॉलो करना। जो ये स्टूडेंट आपके सामने है, मैं टाइम निकाल कर रहा हूँ, इनसे टाइम लिया, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल चीज है। तो आपने इनको गौर से सुनना है और इनके ऊपर आपने पूरी अमल करना है बाद में। अच्छा, टाइम क्यों नहीं है बच्चों के पास? क्या मतलब, ये मुल्क चला रहे हैं बच्चे, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर देखिए बच्चे जो है ना यहाँ पे दो किस्म के आ जाते हैं। एक तो एफडी के स्टूडेंट्स होते हैं और हाँ। दूसरे होते हैं स्किल्स के या प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स। एफडी के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं मानते नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है। भाई आपके पास ऑन डिमांड आपके सीबी और एग्जाम्स होते हैं, तो आपके जब चाहो पेपर दे दो। आपका आपके जो है ना 3 महीने की वो 3 महीने की रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। तो ये तो मैं एफडी के स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ कि भाई आपने जितना जो है ना हो सकता तैयारी करनी है। और उसके बाद फिर आप जब देखो कि आपका थोड़ा सा सिलेबस बाकी रह गया है या थोड़ी सी तैयारी की जो एलिमेंट होती चीजें होती है वो बाकी रह गई है, और वो बाकी रह गई है, मॉक्स बाकी रह गए, तो फिर आप पेपर की डेट जाके बुक करा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्किल्स के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल मॉडल के स्टूडेंट्स। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको 3 महीने का टाइम है, उसमें आपको F5 क्लासेस भी लेनी है, फिर आपने साथ साथ रोज का पढ़ना भी, तैयारी भी करनी है, समस्या भी करनी है। देखिए आपको ना टाइम मैनेज करना होगा। आपको सीखना होगा कि टाइम मैनेज किया कैसे जाता है। देखिए आपको जो है ना एक मिनिमम रख लेना चाहिए कि यार मुझे या तो 3 घंटे, 3.5 या 4 घंटे तक तो अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है, हम्म। लाजमी देना है, क्योंकि मिनिमम टाइम है। इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचे तो ये नहीं कि मैं दोस्तों के पास चला जाऊँ या फैमिली गैदरिंग में बैठ जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, नहीं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो भी आप अपनी स्टडीज को दें, ठीक है। ये नहीं करें कि मुझे लाजमी इतने घंटे स्टडीज को देने, नहीं। ये जो ना लाजमी वाला चक्कर नहीं रखें, मिनिमम अमाउंट टाइम का रखें। उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम बचे तो वो भी अपनी स्टडीज को दें। दूसरी चीज ये कि आप अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करें। कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो आप उसको प्रायोरिटाइज करें, या नहीं मुझे पहले इस पे फोकस करना है, उसके बाद मेरी अदर एक्टिविटीज है। चीज़ों को, इंसानों को, लोगों को, कामों को मना करना सीखें। हमारे एक लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग नो नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते लोग। या दोस्त ने हम्म। कॉल कर दी, आ रहा हूँ मैं अभी। तो आप मना करना सीखें। किसी ने कोई काम कह दिया, प्यार से मना कर दो, या आप बोल दो थोड़ी देर पकड़ना, पहले अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करें। जब तक आप अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, उसे प्रायोरिटी नहीं देंगे कि आप मुझे पहले ये करना है, मुझे पहले अपनी स्टडीज करनी है, मुझे पहले अपनी टारगेट बनाना है। या फिर आप एक काम करें, आप जो ना आर्ली बेसिस पर पढ़ना छोड़ दें। आप टारगेट बना लें कि मुझे एक चैप्टर लाजमी करना है। और टारगेट पूरा करने के लिए ना आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो तो आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर का टारगेट कोई माने नहीं सकता। फिर आप जो है ना, आप जब क्वालिटी नहीं है तो आप क्या करोगे। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है क्वांटिटी के ओवर। तो हम्म। आपने अपना टारगेट अगर सेट करना तो इस तरह सेट करो। ये बड़ी जबरदस्त बात इसने की है, लोगों को मना करना नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने कॉल कर ली, घूमने चले गए, दोस्त खुश हो गया, चलो अच्छी बात है, वो खुश हो गया। वंस इन मंथ या वंस इन 15 डेज समझ में आता है, हर हफ्ते नहीं। कहीं किसी का कोई और काम है, यानी कि आप लोगों को खुश कर रहे हो। और जहां आपने पैसे इन्वेस्ट किए, जहां आपने टाइम इन्वेस्ट किया, जहां आपने माँ बाप के पैसे इन्वेस्ट किए, उनको भी तो खुश करें। आपको सबसे ज्यादा जो खुश करने का वो है आपके पेरेंट्स, जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं।
तो आप स्टडी को, इसने बहुत अच्छी बात की है कि स्टडी को आप प्रायोरिटाइज करोगे, पढ़ना ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पेपर F6 मुश्किल है, F7 मुश्किल है, 5 मुश्किल है, 8 मुश्किल है, 9 वट, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल, इसने एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनिशियल जो उन्होंने कही यूषा ने, मुश्किल जब होगा जब आप मुश्किल को सवार करोगे, दिमाग में मुश्किल को मान लोगे, वरना ये चीज प्रैक्टिकली डुएबल है। देखो इसने किया है ना, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। अच्छा यूषा, मुझे एक ये बताना कि जो 20 मार्क्स के 2 CRQs आते हैं, तो जिसमें थ्योरी भी है, स्प्रेडशीट्स के ऊपर भी आपके पास चीजें, वो आपने कैसे किया था? क्या आपने उसको टाइप करके किया था स्प्रेडशीट पे, या एसी से जो आपके पास प्रैक्टिस हब है वहां पे, या MS एक्सेल पे, या जहाँ पे भी टाइप करके किया था, या आपने सिर्फ ऑन पेपर ही किया था? ऐसे ऑन पेपर करना तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगी। आपको टाइप करना आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। देखिए इससे आपके दो फायदे। पहला तो ये कि आपको स्टडीज में फायदा होगा। आप जब पेपर देने जाओगे तो आप उस एनवायरनमेंट के यूज हो जाओगे। आप फिर टाइप करके, जब आप टाइप करने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप फिर टाइप करके ही आंसर लिख, आपको टाइप करके आंसर लिखो, तो आप फिर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको लिख के तो कुछ करना है नहीं, आपको हर चीज़ टाइप करके करनी है। अब डिजिटल दौर है, तो हाँ। आपके जो ना, ये मैं प्रेफर करूंगा, और ये आई मीन ये मैं रिकमेंड करूंगा। और ये मेरी प्रैक्टिस भी होती थी कि मैं हर CRQ टाइप करके करता था। एक्सेल हो, वर्ड हो, मैं टाइप करके करता था। ठीक है। लोड शेडिंग का बड़ा मसला होता था, जिसकी वजह से मैं जो है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप मेरा जो होता था, मैं इसे यूज नहीं कर पाता था। मगर जब जब मुझे मौका मिलता था, मैंने अपना हर CRQ, बेशक वो एक्सेल पे किया हो, MS वर्ड पे किया हो, तो मैंने टाइप करके किया। इससे आपको एक आदत हो जाती है कि आपको कंप्यूटर पे किस तरह से काम करना, और किस तरह से कंप्यूटर पे काम कर करके अपने टाइम को सेव करना है। मतलब आप पहला CRQ करोगे ना, लाजमी मेरे साथ हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, FI में भी ऐसा होता है। मैंने पहला CRQ की प्रैक्टिस की थी, मुझे 1.5 घंटे में मैंने एक CRQ किया था, 1.5 घंटे में। हम्म। उसके बाद जब आप जो है कंप्यूटर पे उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, 2-4 CRQ के बाद आप देखना, आप जो पर CRQ टाइम ले रहे होगे ना, तो बहुत कम हो जाएगा। लर्निंग का आपका लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट आ होता है जाएगा। उसमें F5 में। लर्निंग कर्व आ तो जाएगा। आप, जी हाँ, तो आप जो ना, देखना फिर एक CRQ 1 घंटे में करोगे, फिर और कम करके एक CRQ 40 या 45 मिनट में आप कर लोगे। हम्म। पहली चीज़ तो ये कि कंप्यूटर पे टाइप करके प्रैक्टिस करें CRQ की। दूसरी चीज़ ये, मैं जो CRQ की प्रैक्टिस इस तरह से करता था, मैं लेटेस्ट CRQ पहले करता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट CRQ करने में ये होता है कि आपके पास एक लेटेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी लेटेस्ट होती रहती हैं। हम्म। ऐसी चीज़ वाले अपनी रिक्वायरमेंट्स के जो तरीका है ना, वो हर दौर में चेंज करते रहते हैं। तो ये है कि आप जो है ना, लेटेस्ट CRQ जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और पास पेपर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो लाजमी करें। कि अपना ना बीबी की किट में उनके अपने क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आपके पास टाइम हो तो कर लो। अगर टाइम नहीं है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये दो कि आपने पास पेपर के CRQ और लेटेस्ट पास पेपर के CRQ आपने लाजमी करना है। हम्म। ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस थी, दैट्स वेरी गुड। और स्टूडेंट्स, मुझे इनकी जो जर्नी है उससे मुझे 2-3 चीजें आप लोगों को बतानी है समराइज करते हुए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, प्रायोरिटी ऑन योर स्टडीज। अच्छा, एक और लास्ट बात यूशा, द लास्ट थिंग ऑफ दिस मीटिंग, एक्से मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, बच्चों से सुना है, क्योंकि देखो टीचर का काम होता है क्लास में पढ़ाना, बच्चों की क्वेरीज को रिजॉल्व करना, उनको मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, FD के इतने पेपर्स पास करके आप कर सकते हो। लेकिन जो वो 3 घंटे है ना, जो एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, वो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस होता है, वो टीचर का एक्सपीरियंस नहीं होता। उस 3 घंटे को, जो 3 घंटे 15 मिनट जो भी है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से जरा अपनी ऑब्जर्वेशन से जो आपने सीखा है, माशाल्लाह आपने इतने पेपर्स पढ़े, और अभी आप किस में, प्रोफेशनल मॉड्यूल में? अभी आप प्रोफेशनल मॉड्यूल में यूशा? स्किल्स स्किल्स का लास्ट एग्जाम मेरा रहता है F9 का, उसके अच्छा, आप बाद F9 में, ठीक है। मतलब आपने माशाल्लाह अटेंड। F5 6 जो है, 8 7 आपने सब पास किया हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, वो जो 3 घंटे है ना, 3 घंटे, उसके ऊपर एक जनरल कमेंट्स, उसकी मैनेजमेंट या और उसकी एडवाइस बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और आपने उसको टैकल कैसे किया, और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो, ये सर जरा देखें, बता दें जी उस जी, तीन तो घंटे की मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि बच्चे बहुत सारे अच्छे होते हैं पढ़ने में, बास पेपर रह सर जाता है, देखें, पेपर में कम नंबर आते हैं। जी जी, यही इस ये सारे क्या मसले हैं। चीज है 3 घंटे में, ये जरा बता दें। सर देखें, बच्चे को ना सिर्फ
3 महीनों के अंदर अपने एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कि आपने उस सब्जेक्ट की नॉलेज हासिल कर ली, ठीक है भाई, आपने सब्जेक्ट की एप्लीकेशन मतलब नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इस मोटी में आके सिर्फ आपने नॉलेज हासिल करनी नहीं होती एफडी की तरह, आपको उस नॉलेज को अप्लाई भी करना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करें, सीआरपी की ड्राफ्टिंग कैसे करें, परफॉर्म कैसे करें सीआरपी को, आपने जो ना इस तरह से भी करना होता है। तो देखें, आपने सिर्फ नॉलेज या एप्लीकेशन की तैयारी नहीं करनी है, आपने इन 3 महीनों के अंदर ये भी तैयारी करनी है कि तीन तीन घंटों को आप कंज्यूम कैसे करोगे, आप इन 3 घंटों को यूज कैसे करोगे, इसकी प्रिपरेशन आपने इन 3 महीनों में ही कर लेनी है। मैं जो मेरा जो ऑडिट के अलावा F4 में तो नहीं है, मगर ऑडिट के अलावा जो मैंने बाकी पेपर्स में जो पैटर्न अपने 3 घंटों को यूज करने के लिए जो पैटर्न मैंने फॉलो किया था, वो पैटर्न मैंने ये फॉलो किया था कि जैसे ही एग्जाम ऑन होता था, मैं सबसे पहले सीआरपी सॉल्व करता था। हर पेपर में मैं सबसे पहले सीआरपी सॉल्व करता था, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों सॉल्व करता था। सबसे पहले मैं सीआरपी सॉल्व करता था, उसके बाद एमसीक्यू, देन ओटी केसेस। हम्म। सीआरपी में सबसे पहले इसलिए सॉल्व करता था क्योंकि सीआरपी आपका जो है ना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, और तो इसलिए मैं सबसे पहले सीआरपी ही सॉल्व कर लेता, क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा ये मेरा कितना टाइम ले लेंगे, तो मैं ये सोच के सीआरपी पहले सॉल्व करता था। अच्छा, मैं जो ना टाइम की एलोकेशन कुछ इस तरह से करता था कि 3 घंटे में से 2 घंटे में सीआरपी को देता था, और सोचता था कि आधे घंटे में एमसीक्यू कर लूंगा, आधे घंटे में मैं ओटी केसेस करूंगा, क्योंकि सर ओटी केसेस एमसीक्यू ये आपका कम टाइम लेते हैं, सीआरपी आपका ज्यादा टाइम लेते हैं। हम्म। तो सीआरपी को मैं ज्यादा टाइम देता था और टाइम की एलोकेशन उस तरह से करता था। तो आपने इन 3 महीनों में अपने इन 3 घंटों की भी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस कर करके आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं सीआरपी को कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं एमसीक्यू को कितना टाइम दे रहा हूँ, ओटी को कितना टाइम दे रहा हम्म। हूँ, मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने ये एडवाइस दी थी कि यार एक काम करो, सीआरपी पहले कर लेना, ओटी केस एमसीक्यू बाद में करना, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप को एनालाइज करो कि कौन सी चीज़ पहले करने में आपको बेहतरी लग रही है। मुझे सेटिस्फेक्शन पहले सीआरपीएस करने में मिलती है, तो मैं हम्म। पहले सीआरपीएस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जब सीआरपीएस से फारिग होता हूँ तो मैं फिर ओटी केसेस पे आ जाता हूँ या एमसीक्यूज पे चला जाता हूँ। तो मैं पहले, तो मेरी ये टेक्निक होती है हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में। लेकिन ये तो टेक्निक हर बच्चों को स्टूडेंट के खुद लिए अपने आप को एप्लीकेबल देखना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बोलते क्या, नहीं हम पहले एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए तो एप्लीकेबल इसलिए नहीं है। उनको अपने आप को खुद एनालाइज उनको अपने आप को खुद एनालाइज करना होगा कि यार मुझे कौन सी टेक्निक सूटेबल लगती है, मैं हम्म। किस पैटर्न पे फिट बैठता हूँ। तो उस हम्म। पैटर्न पे आपने फिट बैठा, और आपने अपना होमवर्क करके जाना है कि आपने एग्जाम में किस तरह से बैठना है, और एग्जाम में आप जो है ना कंफर्टेबली बैठे होने चाहिए। अगर आपकी चेयर ऐसी है कि आपको उसमें से अपना वो चेयर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, या जगह आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, कुछ माउस में कीबोर्ड में मसला है, तो आप जो है इन्विजिलेटर को कंप्लेन करो, और आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो कि बहुत ही पुरसुकून पीसफुल एनवायरनमेंट हो। और अगर स्टूडेंट एनवायरनमेंट को की प्रॉब्लम तरफ हो भी गई फोकस कि यार मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, हम्म एमसीक्यूज में फलाना क्वेश्चन नहीं आ रहा, सीआरक्यू में पार्ट ए या हम्म पार्ट बी समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें घबराना चाहिए? उसको कैसे टैकल करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो? तो अगर आपको कोई सवाल करते हो, कोई रिक्वायरमेंट या कोई एमसीक्यू, कोई एटी केस, कोई ओटी केस मुश्किल लग रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसे रिलीव कर दो, छोड़ दो, बच्चे टेंशन आगे ले चले लेते जाओ। हैं, बच्चे उस टेंशन ले लेते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, खत्म, खराब हो गया पेपर, खत्म गया पेपर। नहीं, आप देखें कि तो आपको फिर ना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने आप को बिलीव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए पेपर में, क्या ये नहीं कॉन्फिडेंस मुझे बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट आता चीज है, है। बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, इस फॉर्म की थोड़ी सी कमी है सर। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, और कॉन्फिडेंस पता है किस तरह से बिल्डअप होगा, जब आप एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठे हुए ना, अपने आप को 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दोगे, और उन 3 घंटों की एग्जामिनेशन कंडीशन में विदाउट यूजिंग मोबाइल फोन 3 घंटे का टाइमर लगा के जब आप पेपर दोगे ना, तब आप एग्जामिनेशन कंडीशन के यूज टू हो गए कि यार आप जो ना खुद ही प्रिपरेशन करने लग जाओगे, खुद ही अपने आप को एनालाइज करके अपनी प्लानिंग करने लग जाओगे कि पहले क्या करना है, पेपर को किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के साथ पेपर सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन सी एक्टिव पहले करना है। मैं पहले हमेशा मेरी एक कोशिश होती है कि जो स्प्रेडशीट वाले सीआर होते हैं, कैलकुलेशन वाले, वो मैं पहले कर लूँ, उसके बाद इंटरप्रिटेशन वाले या जिनमें टाइप करना होगा वो मैं बाद में कर लूँ। तो अच्छा, ये आप एक बात देख बस मुझे और आप लास्ट बता दो, उसके बाद हम जो है ना इस चीज को वाइंड अप करते हैं
कि सिंपल ये मुझे बताइएगा, एग्जामिनर के यानी कि एग्जाम किट के जो आंसर्स होते हैं कैपलान के या बीपीपी के या जो भी सीआरक्यूज के थ्योरी के स्पेशली, वो आपने पढ़े थे किट के ओरिजिनल आंसर्स? जी सर। ठीक है। तो ओरिजिनल आंसर्स मैंने पढ़े थे। मैं जब जब सीआरपी की किट सॉल्व करता था तो उसके बाद मैं पीछे देखता था और अपनी मार्किंग सेल्फ मार्किंग में खुद करता था। सेल्फ मार्किंग करता था अपने हर सीआरपी की। अब मेरे हर सब्जेक्ट में ये होता है कि मैं सीआरपी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद पीछे से देखता हूँ, सेल्फ मार्किंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी गलतियाँ ढूंढता हूँ कि गलतियाँ मैंने क्या क्या करी है और एग्जामिनर के उस पर कमेंट्स क्या कहते हैं। कोई इंटरप्रिटेशन वाले एग्जाम्स, अपना इंटरप्रिटेशन वाली कोई रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें हमें लिखना होता था, तो मैं उसमें हम्म। की वर्ड्स देखता था कि कीवर्ड कौन से हैं, कौन से प्रेजेंट एग्जामिनर मुझसे मांग रहा होता है हम्म। और रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है। मैंने क्या लिखा है और एग्जामिनर ने क्या लिखा है, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग से जो मैं यूशा की जो ऑब्जर्वेशंस है उसको जरा समराइज करके आपको प्रेजेंट करूं। सबसे पहली चीज जिससे मैं भी इम्प्रेस हुआ, ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो और अदर एक्टिविटीज और बाकी जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है उसको जरा नो कहना सीखें प्यार से। हम ये नहीं कह रहे कि एग्रेसिवली नो, मैं बोले इट्स माई स्टडी टाइम, मैं भी बिजी हूँ। इसका ये कहना है कि आप चीजों को साथ साथ लेकर चलो। इसका ये कहना है एग्जाम में आपने टेंशन घबराना नहीं है, एफर्ट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आपने हाई रखना। बाकी पेपर डुएबल है, देखो ये कर सकता है। ये भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसी क्लासरूम में बैठा होता है जिस क्लासरूम के बच्चे 70s में भी आते हैं, 60s में भी आते हैं, फेल भी होते हैं, 80s 90s में भी आते हैं। तो वो टीचर वही तमाम चीजें एग्जाम्पल्स वगैरह, एंड ही स्कोर्ड 79 मार्क्स, आपके सामने एग्जाम्पल्स है। और अपनी प्रायोरिटीज आपने बनानी है, ठीक है, दैट्स इट, इनका ये कहना है। बाकी आप सिंपल चीजों को फॉलो करें तो इजीली यू ऑल्सो कैन पास द एग्जाम। तो जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं अपकमिंग सेशन के लिए, उन सबको गुड लक फॉर पेपर F4 5 6 7 8 9, जो भी पेपर आप दे रहे हैं स्किल्स का प्रोफेशनल का, सबको बेटा गुड लक। और यूशा वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस हाई स्कोर, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के जो है वो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की है। और दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।